तो स्वागत है आपका। इससे पहले का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कैसे कैसे वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, और उसने कैसे एक व्यापक रूप धारण कर लिया, और साथ में हमने कौन कौन से जगह पे क्रांतिकारियों ने कैसे विद्रोह किया, ठीक है, और उसके क्या क्या रीजन थे विद्रोह के, ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो बनारस तक हमने देख लिया था कि बनारस पे क्रांतिकारियों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था, ठीक है। अब उसी के साथ साथ किन किन जगहों पे और विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और विद्रोह इतना व्यापक रूप होने के बाद भी असफल कैसे हो गया, कैसे असफल हो गया, ये सारी चीजें भी हम लोग आज ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। विद्रोह जब हुआ तो उसका नेतृत्व, ये तो हम साथ में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक बार और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, और उसको विद्रोह को दबाया किसने, मतलब किसने विद्रोह को दबा दिया, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बनारस तक हमने पढ़ लिया था। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। बनारस के बाद आता है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद का किला है ना, जो काफी क्रांतिकारियों के लिए जरूरी था, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद के किले में बहुत सारे ऐसे गोला बारूद, ठीक है, तोपे, क्या बोलते हैं, बंदूक, ये सारी चीजें उसमें भरी हुई थी इलाहाबाद के किले में, ठीक है। और उन पे कब्जा करना क्रांतिकारियों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास वैसे ज्यादा हथियार नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जो जिन हथियारों से वो लड़ रहे थे वो भी अंग्रेजों के ही थे, दिए हुए थे, तो उन पे कब्जा करना बहुत जरूरी था, वरना वो हार जाते, ठीक है। तो 6 जून 1857 को क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। 6 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। और 7 जून 1857 को इलाहाबाद भी क्या हुआ, युद्ध हुआ, उसमें इलाहाबाद के किले को कब्जे करने के लिए 6 जून को विद्रोह हुआ। काफी व्यापक तौर पे ये विद्रोह हुआ था। उधर से भी गोलियां चल रही थी, इधर से भी गोलियां चल रही थी, जैसे कोई मूवी होता है ना, उस टाइप का सिचुएशन था उस टाइम पे। उधर से भी गोलियां, इधर से भी गोलियां, लेकिन अंततः आकर क्या हुआ, हमारे क्रांतिकारियों ने इलाहाबाद को भी क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। कब ले लिया, 7 जून को, ठीक है, इलाहाबाद को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। लेकिन एक जो किला था, ठीक है, ये तो था कि किले में एक जो किला था इलाहाबाद का, एक किला खाली इलाहाबाद में बचा रह गया, ठीक है। एक ही ऐसा किला था इलाहाबाद में जो अंग्रेजों के कब्जे में था, और वो भी अंग्रेजों के कब्जे में इसलिए था क्योंकि उसमें हमारे भारतीय सिपाही थे, ठीक है, भारतीय सिपाही थे जो कि अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। लेकिन जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आदेश भी दिया, मतलब संदेश भिजवाया कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, मगर उन्होंने, भारतीय सिपाहियों ने ही भारतीय क्रांतिकारियों का क्या किया, साथ नहीं दिया। इसलिए इलाहाबाद का एक किला अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों के पास ही रह गया, मतलब उनके क्रांतिकारियों ने अपना कब्जा नहीं कर पाए वो लोग, ठीक है। और इलाहाबाद में क्या हुआ, फिर लियाकत अली को इलाहाबाद का क्या किया गया, सूबेदार चुना गया, ठीक है, इलाहाबाद को। और लियाकत अली ने क्या किया, खुसरोबाद में अपना केंद्र बनाया, ठीक है, लियाकत अली ने। तो ये थी इलाहाबाद की घटना। इलाहाबाद के बाद देखिए कानपुर में भी ये सारी घटना चल रही थी, ठीक है। कानपुर में जो था व्हीलर था, ठीक है, व्हीलर लगता था, व्हीलर को ऐसा विश्वास था, ठीक है, क्या था कि नाना साहब क्या करेंगे, अंग्रेजों का ही साथ देंगे। वो सोच रहा था गधवा कि नाना साहब क्या करेंगे, अंग्रेजों का ही साथ देंगे। उसको पूरा विश्वास था कि विद्रोह थोड़े ना करेंगे, अंग्रेजों का ही साथ देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ मदद, मतलब उसको ये तो था कि हाँ नाना साहब अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन उसमें भय भी था। क्रांतिकारियों का इतना भय था कि उसने, व्हीलर ने अपने लिए अलग से एक किला बना रखा था, ठीक है, और उसकी किला बंदी भी कर दी थी कि क्रांतिकारी जब हमला करें तो अंग्रेज जो थे उसमें जाके छिप सके, ठीक है। इधर मतलब इधर भी डील कर रहा है, लेकिन उसके पास दोनों ऑप्शन यूज कर रहा है। वो नाना साहब से डील भी कर रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए, या उनको विश्वास था व्हीलर को कि वो हमला नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ प्लान बी भी उसका तैयार है। क्या किया, किला बनवा दिया, किला बंदी भी कर दी कि अगर क्रांतिकारी हमला करेंगे तो हम किले में क्या करें, छुप सके, ठीक है, ऐसा था। और फिर हुआ
क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, 18 जून से 23 जून तक ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में टीका सिंह ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। 18 जून से 23 जून तक घमासान युद्ध हुआ। इधर से तोपें चल रही थी, उधर से तोपें चल रही थी, पूरा एकदम मारा काटी, सगरो सब जगह मारा काटी दम हुए पड़ा था। ठीक है, उसी में से थी एक अजीजन बाई। अजीजन बाई एक महिला थी। ठीक है, महिला वैश्या थी। उसने काफी क्रांतिकारियों की मदद की। ठीक है, अजीजन बाई का नाम आप कभी सुने नहीं होंगे, पहली बार ये सुन रहे होंगे। उसने क्रांतिकारियों की काफी मदद की। वो घोड़े पे बैठ जाती थी और क्या करती थी, क्रांतिकारियों के पास जो गोले, बंदूक की गोलियां, खाना, या फिर जब घायल हो जाते थे तो अजीजन बाई क्या करती थी, उनका देखभाल भी करती थी अजीजन बाई। ठीक है, और 18 जून से 23 जून तक युद्ध चला और फिर व्हीलर ने क्या किया, व्हीलर ने हार मान दी, अपना सफेद झंडा दिखाया कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, और व्हीलर ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, व्हीलर ने, ये थी कानपुर। अब तो ये कानपुर में भी क्या होगा, क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं झांसी में। ठीक है, झांसी में तो क्योंकि झांसी में पहले से जो थे ना, पहले से वहां की जो प्रजा थी ना, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो अत्याचार हुआ था, उससे पहले ही आग बबूला हुई थी। ठीक है, उनको बस एक क्या होता है, पिन की जरूरत थी, एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। ठीक है, उनमें पहले से मतलब गर्माहट, पहले से वहां की प्रजा में पहले से गर्माहट उत्पन्न थी, बहुत गर्म हो चुके थे वो, लेकिन उनको एक चिंगारी की जरूरत थी। ठीक है, हुआ क्या था कि जब जहाँ मैंने बताया ही पहले आपको कि उनको क्या किया गया था, जो झांसी की रानी के जो पति थे, उनके मृत्यु के बाद क्या किया गया, उनका तो कोई पुत्र था नहीं, तो उन्होंने गोद भी लिया, तो नहीं, उनको उत्तराधिकारी माना ही नहीं गया, सीधे नियम था। ठीक है, कि उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो वो अंग्रेजों के कंपनियों के कब्जे में हो जाएगा। और इससे क्या हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के, ठीक है, झांसी में क्या हो गया था कि अंग्रेजों का क्या हो गया था, वर्चस्व हो गया था। उन्होंने अंग्रेजों झांसी को अपनी कंपनी में मिला लिया था, तो इससे प्रजा पहले से ही गुस्से में थी। ठीक है, और फिर जब क्रांतिकारियों का विद्रोह सब जगह हो ही रहा था, तो यहाँ की प्रजा भी क्यों चुप बैठती। तो 4 जून 1857 को 11 नंबर की पलटन में एक हवलदार थे, ठीक है, बख्त खां, ठीक है, उन्होंने विद्रोह कर दिया तो 11 की पलटन ने पूरा अंग्रेजों को साफ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पूरा बहुत बहुत भयंकर युद्ध हुआ, अंग्रेज भी मारे गए, कुछ हिंदुस्तानी भी मारे गए, लेकिन झांसी के जो क्रांतिकारी थे उनकी जीत हो रही थी। और इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, फिर नेतृत्व कर रही थी, और फिर क्या हुआ, उसने अंग्रेजों को क्या किया, अंग्रेजों को झांसी की रानी ने वहां से पछाड़ दिया, भागने पे मजबूर कर दिया, और झांसी का जो किला था वो झांसी की रानी के कब्जे में आ गया। फिर 7 जून को क्रांतिकारियों ने, ठीक है, एक किले पर हमला कर दिया। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो तहसीलदार काले खां और रसीलदार मोहम्मद हुसैन कर रहे थे। ठीक है, और जब जो किले में थे, किले में भी भारतीय सिपाही ही थे। ठीक है, क्योंकि एक किला 2-3 किला होता है, तो ये मैं दूसरे किले की बात कर रहा हूँ। जो किले में भी थे वो भी भारतीय सिपाही थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे भारतीय जो सिपाही है वो विद्रोह कर रहे हैं क्रांति का, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अंदर से सफाया शुरू कर दिया अंग्रेजों का। ठीक है, और कहते हैं फिर वो घिर गए थे अंग्रेज सब जगह से। फिर कहते हैं क्रांतिकारियों ने, और इसमें रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी, क्रांतिकारियों ने 67 अंग्रेजों को मार दिया, जिसमें बूढ़े बच्चे महिलाएं सारे थे। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई पे इल्जाम लग गया था काफी बड़ा कि उन्होंने बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अंग्रेजी जो इतिहासकार हैं वो ये खुद मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को इसके बारे में नहीं पता था, ना ही रानी लक्ष्मीबाई ने इसका आज्ञा दिया था कि बूढ़े बच्चों को मारना है। अंग्रेजी इतिहासकार खुद ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी झांसी भी क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गया। उसके बाद आता है अवध। अवध को भी क्या था, क्योंकि जनता पहले से ही परेशान थी। अवध में क्या हुआ, 13 मई को जो दिल्ली में क्रांति हुई थी उसकी सूचना मिली, और 14 मई को जो मेरठ में क्रांति हुई थी उसकी सूचना मिली। ठीक है, और फिर सर हेनरी लॉरेंस जो थे वहां पे पूरे लखनऊ के क्या थे, पूरे लखनऊ में पूरे अवध के कमिश्नर थे। वो कमिश्नर था। ठीक है, था, उसको लग रहा था कि क्रांतिकारी क्या होगा, थोड़ी ना क्रांतिकारी होगा कि हम देख लेंगे, समझ लेंगे। और जो वहाँ के जो थे
जो क्रांतिकारी सिपाही थे वो भी उनको बेवकूफ़ बना रहे थे अंग्रेजों को, कह रहे हम आप ही के साथ हैं, हम थोड़ी ना आपसे विद्रोह करेंगे। ऐसे वो बेवकूफ़ बना रहे थे अंग्रेजों को, जो उनके साथ जो क्रांतिकारी सिपाही काम कर रहे थे। ठीक है, फिर 30 मई 1857 को, ठीक है, क्या हुआ, 9 बजे क्रांति शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, और 30 नंबर की पलटन ने सबसे पहले विद्रोह किया वहां पे। ठीक है, और बहुत घमासान युद्ध हुआ और अवध जो है वो भी अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो जहां पे क्रांति का विद्रोह हुआ था। अब उसके हम अब एक समरी में हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब एक एक करके मैं कहानी सुनाने जाऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम समरी में अब देख लेते हैं कि विद्रोह का स्थान कौन कौन सा था। ठीक है, उसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, और फिर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, कौन से अधिकारी ने कहाँ पे विद्रोह को दबाया। ठीक है, देखते हैं पहले यहाँ पे दिल्ली में विद्रोह जो हुआ था तो उसका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, कौन कर रहे थे, बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे वहां विद्रोह। और इस विद्रोह को दबाया किसने, तो निकोलसन ने दबाया, जॉन निकोलसन ने। ठीक है, इतना व्यापक विद्रोह होने के बाद विद्रोह थम कैसे गया, दब कैसे गया, विद्रोह उतना व्यापक रूप होने के बाद असफल कैसे हो गया, मैं ये भी आपको बताऊंगा। पहले इसको ये एक बार देख लेते हैं। दिल्ली में कौन से, बहादुर शाह द्वितीय, विद्रोह को दबाया किसने, जॉन निकोलसन ने दबाया। फिर दूसरा जगह देख लेते हैं लखनऊ में जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नेता कौन थे, विद्रोह के नेता बेगम हजरत महल थे। ठीक है, बेगम हजरत महल। और यहाँ पे विद्रोह किसने दबाया था, सर लॉरेंस ने। ठीक है, सर लॉरेंस ने दबाया था विद्रोह को। फिर देख लेते हैं कानपुर में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। इसको किसने दबाया था, कॉलिन कैंपबेल। ये कॉलिन तो हम लोग टॉयलेट साफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कानपुर में किसने, नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, और दबाया था किसने, कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। फिर झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपो। ठीक है, इसको दबाया किसने, जनरल ह्यूग ने दबाया था। ठीक है, झांसी की रानी से मैं एक कहानी मतलब आपको सुना देता हूँ कि यहाँ पे तो किले पे कब्जा हो गया था, लेकिन अंग्रेज जो थे वो काफी भारी मात्रा में क्या किए थे, फौजी लेकर वहां पहुंच गए थे। ठीक है, फिर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से ग्वालियर जाना पड़ा था, और ग्वालियर में ही लगभग 2 या 3 दिन कंटिन्यू झांसी की रानी ने युद्ध किया, और जिससे उनका घोड़ा इतना थक गया उनका घोड़ा, जो उनका पालतू घोड़ा था वो बेचारा मर गया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को काफी अफसोस भी हुआ, लेकिन उनका घोड़ा कह करके डेड कर गया। फिर जो था, ठीक है, जनरल ह्यूग, इसने क्या किया, और काफी सारे फौजे लेकर ग्वालियर पहुंच गया। ठीक है, तात्या टोपे भी उनका साथ दे ही रहे थे, ग्वालियर पहुंच गया। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई उस टाइम क्या कर रही थी, शरबत पी रही थी, मतलब खाना खा रही थी। ठीक है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने पहले ही बताया था कि हमें, क्योंकि यहाँ जीतने के बाद ये काफी निश्चिंत में, वहां के जो उसके सेनापति थे रानी लक्ष्मीबाई के, और काफी सारे जो शासक थे वो काफी निश्चिंत हो गए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने चेतावनी भी दिया था कि ये निश्चिंत बैठने का समय नहीं है, ये लड़ने का वक्त है, लेकिन उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का किया, सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो जो ह्यूग था, जनरल ह्यूग, उन्होंने काफी बड़ी फौज लेकर, अंग्रेजी फौज लेकर ग्वालियर पहुंच गया और हमला कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत साहस से लड़ा अंग्रेजों से, बहुत साहस से लड़ा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उनकी सेना बहुत कम थी, धीरे धीरे उनका सफाया होते गया भारतीय क्रांतिकारियों का। ठीक है, सफाया होते गया। फिर लास्ट में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को मारते हुए जा रही थी। ठीक है, और अंग्रेज उनका पीछा करने लगे। अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि वो इतने स्पीड में जा रही थी, इतने रफ्तार में जा रही थी, एकदम बिजली की फुर्ती की तरह जा रही थी कि अंग्रेज उन्हें कहीं पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन बीच में क्या आ गया, नाला आ गया, काफी बड़ा नाला था, वो नाला आ गया। और चूंकि वो नया घोड़े पे बैठे हुए थी, तो उस घोड़े को, नया घोड़ा था तो वो नाला वो पार नहीं कर पाया। ठीक है, और वहीं पे वो रुक गया। फिर अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई पे क्या किया, हमला कर दिया, और रानी लक्ष्मीबाई मरते मरते भी सभी अंग्रेजों को मार के ही मरी। ठीक है, और फिर रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए कुर्बान हो गई। ठीक है, तो किसने, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपो दबाया था, किसने, जनरल ह्यूग ने दबाया था विद्रोह को। बरेली में खान बहादुर खान थे, कर रहे थे नेतृत्व। ठीक है, इसको दबाया था किसने, सर कॉलिन कैंपबेल, वही कॉलिन बाथरूम साफ करने वाला। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली कर रहे थे नेतृत्व विद्रोह का,
और दबाया था किसने? कर्नल ऑनसेल ने दबाया था। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस में कौन कर रहे थे नेतृत्व? मौलवी लियाकत अली। दबाया था किसने? कर्नल ऑनसेल ने दबाया था। ठीक है, विद्रोह को। फिर लास्ट में हमारा बिहार भी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, बिहार भी पीछे क्यों हटता है? बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और इसको दबाया था विलियम टेलर ने। ठीक है, तो ये था कि विद्रोह कैसे कैसे हुआ, क्यों दबाया गया, कैसे किन्होंने दबाया, कौन से केंद्र थे, नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट में बता दिया। अब मैं बताऊंगा विद्रोह इतना व्यापक रूप होने के बाद भी, ठीक है, इतने कुर्बानियां देने के बाद भी, ठीक है, असफल कैसे हो गया ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्यों हुआ था असफल, चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं असफलता का कारण, देख लेते हैं कौन कौन से कारण थे जिससे असफल हो गया विद्रोह इतना व्यापक रूप होने के बाद भी। देख लेते हैं विद्रोह के असफलता का कारण। जो पहला कारण था वो था क्या था कि देश का एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। ठीक है, इस विद्रोह से क्या रहा? अप्रभावित रहा देश का बड़ा हिस्सा। ठीक है, हमने देखा भी किन किन जगहों पे विद्रोह हुआ। ठीक है, और किन किन जगहों का जिक्र ही नहीं आया। ठीक है, विद्रोह मुख्य रूप से जो दोआब क्षेत्र थे, ठीक है, जो दोआब क्षेत्र थे उन्हीं तक सीमित थे। ठीक है, और बड़ा हिस्सा जैसे कि बड़ी जो रियासतें थे उन्होंने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं हैदराबाद ने भाग नहीं लिया, मैसूर ने भाग नहीं लिया, त्रावणकोर ने भाग नहीं लिया, कश्मीर ने भाग नहीं लिया और राजपूताना ने भी क्या किया इस विद्रोह में? काफी हद तक इन्होंने भाग नहीं लिया। और ये तो बात की बात है, दक्षिण प्रांत ने तो इनमें भाग ही नहीं लिया, एकदम भाग नहीं लिया। ठीक है, तो अगर इन सारे जगहों पे विद्रोह, मतलब जो इन सारे जगह पे विद्रोह होता या फिर ये बड़ी रियासतें भी इस विद्रोह में भाग लेते हैं, ठीक है, तो हमारा देश कभी आजाद हो जाता, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया? भाग नहीं लिया। हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना और दक्षिण प्रांत ने भी क्या किया? इसमें भाग ही नहीं लिया, दक्षिण प्रांत में भी भाग नहीं लिया। ठीक है, और देख लेते हैं अगला जो हमारा पचमा कारण है वो प्रभावी नेता नहीं था। ठीक है, प्रभावी नेता मतलब जैसे कि अब नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई ये प्रभावी नेता थे। ठीक है, लेकिन देखिए झांसी ये अपने अपने क्षेत्र में एक प्रभावी नेता के रूप में थे। ठीक है, जैसे कि झांसी में लक्ष्मीबाई थे प्रभावी नेता, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था कि उनको जगह जगह से मतलब संगठित करना चाहिए था। अलग अलग जो रियासतें थे उनमें संपर्क करना चाहिए था। यहाँ पे जो विद्रोह हो रहा था कोई संपर्क नहीं कर रहा था इनसे, इनको पता चल रहा था कि वहां पे विद्रोह हो रहा है, तो इनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी और ये पहले से भरे पड़े थे अपने ऊपर हुए अत्याचारों से। ठीक है, तो इनको आपस में एकत्रित होकर एक अपना बड़ा नेता चुनना चाहिए था या फिर बड़े व्यापक रूप में इसको एकत्रित करना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्रभावी नेता थे, लेकिन कोई एक होता है नेतृत्व करने वाला, जो मेन नेतृत्व करने वाला था, क्योंकि ये अपने अपने रियासतों को बचा रहे थे, ना कि पूरे हिंदुस्तान को बचाने में थे। ठीक है, हालांकि इन्होंने काफी मतलब टक्कर दिया अंग्रेजों को, लेकिन ये अपने रियासतों को ही बचा रहे थे। तो अपने रियासतों को बचाएंगे तो और जगह से भी अंग्रेज तो आएंगे ही और फिर इन पर हमला करेंगे, तो वही इनके साथ भी हुआ। ठीक है, तो कोई एक बड़ा प्रभावी नेता नहीं रहा इनके बीच, या था ही नहीं, ये बस अपने अपने रियासतों में उलझे हुए रह गए, इसीलिए इसके कारण भी ये असफल रहा। ठीक है, और जो छठा है वो, क्योंकि छठा क्या है? सत्ताधारी होने के कारण साधन अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, क्योंकि सत्ताधारी कौन थे? अंग्रेज थे, तो साधन भी क्या था? सारा उन्हीं के पास था। डाक विभाग, रेलवे विभाग और काफी सारे मतलब धनराशि या फिर खजानों पे भी इनका ही कब्जा था। हालांकि क्रांतिकारियों ने काफी सारे रेल मार्गों पे अपना क्या किया था? पहरा दे दिया था। ठीक है, तो ये सारे जितने भी थे इन पे क्या था? क्रांतिकारियों का ही कब्जा था। ठीक है, तो इन पे कब्जा था, तो ये रेल मार्गों से या फिर खजाने से कैसे कर ये, और जो बंदूक ये सारे हथियार भी होते हैं ये ज्यादातर अंग्रेजों के कब्जे में ही थे, इसीलिए यह सफल रह गया। ठीक है, क्योंकि साधन जितने भी थे अंग्रेजों के कब्जे में थे। ठीक है, और यहाँ तक कि क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों ने भी भाग नहीं लिया था, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो इन्होंने क्या किया? शिक्षा ग्रहण कर लिया था काफी ज्यादा। ठीक है, तो वो अमीर हो गए थे, मतलब जॉब करके या फिर कैसे भी करके जमींदार बन के बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, तो उनका जिंदगी तो मजे में कट ही रहा था।
तो बंगाल के अमीर व्यापारियों ने और अमीर जमींदारों ने भी क्या किया, अंग्रेजों की मदद ही की। ठीक है, अंग्रेजों की मदद की थी, ये भी कारण था असफल होने का। ठीक है, अब देख लेते हैं विद्रोह का परिणाम कौन कौन सा निकला। ठीक है, विद्रोह के परिणाम देख लेते हैं हम लोग। पहला परिणाम है, क्योंकि 1857 को जो विद्रोह हुआ था इसको एक महान क्रांतिकारी घटना के रूप में देखा जाता है, अभी भी हम लोग देखते हैं। और दूसरा था, यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत का कारण बना। इसके बाद क्या हो गया था, विद्रोह के बाद, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। कंपनी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उनके हाथ से छीन लिया गया। और किनको दे दिया गया, ये भी देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश राज ने शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। पहले थी कंपनी जो थी, अंग्रेजी कंपनी थी, ये शासन भी संभाल रही थी और शासन भी कर रही थी, मतलब व्यापार भी कर रही थी और शासन भी कर रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि शासन को, ठीक है, और व्यापार को, दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश राज ने क्या की, शासन की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। ठीक है, कि जो ब्रिटिश कंपनी से व्यापार क्या किया, व्यापार को और शासन को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इससे पहले दोनों ब्रिटिश कंपनी संभाल रहे थे। ठीक है, तो इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में किया था। ठीक है, इसकी घोषणा के अलग कर दिया गया है। और भारत के प्रशासन की जो प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी थी, खुद महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, अपने हाथों में ले लिया। क्या किया, अपने हाथों में ले लिया। प्रशासन संभालने की जो बागडोर थी वो महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया, ये परिणाम निकला। ठीक है, और भारत का कार्यालय देश के प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। जो भारत का कार्यालय था वो क्या किया गया, जो भारत देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए इसके बाद, इस विद्रोह के बाद बना दिया गया, जबकि इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, वादा किया, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो इंडिया के जो परंपराओं थे उसको ये मान्यता नहीं देते थे और ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे भारतीयों को। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने ये वादा किया कि भारत के रीति रिवाज और परंपराओं क्या करेंगे, वो सम्मान करेंगे। ये भी एक परिणाम निकला। ठीक है, और भारत के गवर्नर को, जो भारत के गवर्नर जनरल के पद था, उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय में। जो कौन बना था, कैनिंग बना था वायसराय, और गवर्नर जनरल कौन था, वो भी कैनिंग ही था। ठीक है, और भारतीय शासकों को अधिकारों की, भारतीय जो शासक थे उसके अधिकारों को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया। और लास्ट में क्या किया गया, व्यापगत का कुछ सिद्धांत था उसको खत्म कर दिया गया, जो कि डलहौजी का सिद्धांत था कि अगर आपका पुत्र नहीं है तो आप पुत्र गोद भी नहीं ले सकते हैं, और आपका उत्तराधिकारी नहीं है ही नहीं, तो आपका जो शासन है वो कंपनी के हाथों में चला जाएगा। तो उस सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या थे असफलता के कारण, ये सारी चीज देख ली, कैसे विद्रोह हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे कौन सी घटना घटी, असफलता के कारण कौन से थे, उसका परिणाम कौन सा निकला, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अगर आपको कोई बुक पढ़ना है इससे रिलेटेड, तो हम डिटेल में जाकर मैं बुक भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, 1857 पर लिखी हुई कुछ पुस्तकों का मैं नाम बता देता हूँ। ठीक है, एक राइटर है खान मोहम्मद सादिक खान। ठीक है, उन्होंने लिखा है एक बुक अनसंग हीरोज ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये उनके बुक का नाम है। खान मोहम्मद सादिक खान ने लिखा है अनसंग हीरोज ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस लिखा है बुक। फिर उसके बाद इकबाल हुसैन की बुक है, एक काफी अच्छी बुक है, रिलीजन एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रेबेल 1857। ठीक है, किसने लिखा है, इकबाल हुसैन ने लिखा है रिलीजन एंड ऑडियोलॉजी ऑफ द रेबेल 1857। फिर लिखा है विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बुक अच्छी है, भी आप पढ़ सकते हैं। फिर पूरनचंद जोशी ने भी लिखा है रेबेलियन 1857 ए सिम्पोजियम। किसने लिखा है, पूरनचंद जोशी ने रेबेलियन ऑफ 1857 ए सिम्पोजियम, ये लिखा है पूरनचंद जोशी। अब ब्रिटिश इतिहासकारों के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने बुक लिखा है। क्रिस्टोफर हेबर्ट ने बुक लिखा है। ठीक है, ग्रेट मेटोनी। ठीक है, किसने लिखा है, क्रिस्टोफर हेबर्ट ने ग्रेट मेटोनी, जो कि 1857 के विद्रोह पे है, 1857 के विद्रोह पे। उसके बाद लिखा है जॉर्ज बुश ने भी लिखा है, जॉर्ज बुश मेल्सन ने लिखा है द इंडियन मेटोनी ऑफ 1857। तो ये सारी बुक हो गई।
और हमने देख लिया पूर्णतः से कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्या रीजन था, कैसे हड़पा जा रहा था, कारण क्या था, परिणाम क्या क्या निकला, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। देख रहे हैं मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी वीडियो के साथ। ठीक है, ऐसी किसी पावर पैक वीडियो के साथ, और कोशिश करेंगे हम लोग कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।